तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और अंत तक बने रहिएगा। नए क्वेश्चन हैं बिल्कुल और आपको इनके बारे में सटीक नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय केम इन। अरुंधति रॉय पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इंडियन लिटरेचर की प्लेलिस्ट पे जाके आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें हमने अरुंधति रॉय की पूरी बायोग्राफी डिस्कस की हुई है। तो अरुंधति रॉय का एक नोवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो कब आया कह रहा है ये, तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 1995, 1996, 1997 और 1998। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इन 5 क्वेश्चन के जरिए ही 25 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अतिरिक्त मैं बताऊँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक इनका नोवेल है जिसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? मैन बुकर प्राइज। तो मैन बुकर प्राइज इनको कब मिला था इसके लिए? तो 1997 में ही मैन बुकर प्राइज भी मिला था इनको। और इनका ये डेब्यू नोवेल है। कौन सा नोवेल है? डेब्यू, यानी कि पहला डेब्यू। डेब्यूट लिखा जाता है लेकिन डेब्यू बोला जाता है इसको। डेब्यू नोवेल है इनका ये, और जो कि किस पे बेस्ड है ये थोड़ा सा मैं बता दूं। आप अगर आपके पास यहाँ पे पेन और नोटबुक है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ये जो है फैमिली ड्रामा है। इसके बारे में बात करें तो एक फैमिली ड्रामा है ये। कौन सा है? फैमिली ड्रामा है। हम बात कर रहे हैं किसकी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। और इसके लिए नोबेल प्राइज, इसके लिए मैन बुकर प्राइज मिला है। इसके लिए क्या मिला है? मैन बुकर प्राइज मिला है इनको 1997 में। फैमिली ड्रामा है और रॉय का डेब्यू नोवेल है। और स्टोरी किसके बारे में है? इट्स अ स्टोरी अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में है एक स्टोरी ऑफ फैटर्नल ट्विंस। फैटर्नल ट्विंस की चाइल्डहुड जो है एक्सपीरियंसेस के बारे में ये स्टोरी है। इतना आपको याद रखना है, इतना काफ़ी है। और ये मैन बुकर प्राइज इसके लिए मिला हुआ है इनको 1997 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स इज टेकन फ्रॉम। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज को वॉच किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये कोटेशन कहाँ से है? तो ये लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम एनिमल, एनिमल फार्म, अमांडा, वेटिंग फॉर गॉडोट। एनिमल जो है क्लास 9th या 10th NCERT में आप देखेंगे पोएम, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। एनिमल फार्म जो है ये किसने लिखा है ये भी हम बताएंगे। इसके अलावा अमांडा रॉबिन क्लिन ने लिखा है, ये भी क्लास 10 से हमने लिया है। वेटिंग फॉर गॉडोट सैमुअल बेकेट ने लिखा है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो बात करते हैं एनिमल फार्म। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एनिमल फार्म हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनिमल फार्म। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म ये एक नोवेला है। नोवेला है, शॉर्टर देन नोवेल, और यानी कि नोवेल से क्या होता है? छोटा होता है थोड़ा, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। ग्रेटर देन शॉर्ट स्टोरी और शॉर्टर देन नोवेल। तो ये आपको याद रखना है। और एनिमल फार्म किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल का ये नोवेला है। ये किस पे आधारित है? ये बोल सकते हैं एक पॉलिटिकल सटायर है। पॉलिटिकल सटायर आप याद रख सकते हैं। इसका जर्नल क्या है? पॉलिटिकल सटायर है ये। और इसमें बात करें तो ये रोमेंडे क्लैप पे बेस्ड है। रोमेंडे क्लैप आपने सुना होगा, हमने अपनी पुरानी वीडियोज में भी बता रखा है। रोमेंडे क्लैप जहाँ पे क्या होता है, एक रियल कैरेक्टर कैसे काम करता है? रियल कैरेक्टर एक्ट्स एज एन फिक्शनल कैरेक्टर। रियल कैरेक्टर जैसे मैं हूँ तो मैं किसी प्ले में अगर पार्टिसिपेट कर लेता हूँ एक एज ए फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी रियल हैं और वो कहीं पे फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में काम करने लग जाएं, फिक्शनल यानी कि काल्पनिक, ठीक है, तो उसके रूप में काम करने लग जाएं तो उसे ही रोमेंटिक क्लैप कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और तो ये किस पे बेस्ड है? यहाँ पे रोमेंटिक क्लैप क्यों कह रहा हूँ मैं इसको? इसमें नेपोलियन बोनापार्ट आपने सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं ये रियल कैरेक्टर हैं, बट यहाँ पे इनको एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, इसलिए ये रोमेंटिक क्लैप है। और ये कब पब्लिश हो रखा है? 1945 में पब्लिश हो रखा है। 1945 में ये पब्लिश हो रखा है 17 अगस्त। ये ऐसे याद रखना है, 17 अगस्त 1945। तो
आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1945 में ही जो है अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे जापान में, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में। तो 1945 की घटना अगर आपको वो याद है तो आप उससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। 1945 में ये पब्लिश हुआ है, किसका, जॉर्ज ऑरवेल का जो है एनिमल फार्म, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साइलॉक इज द कैरेक्टर अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। साइलॉक जो है कैरेक्टर है, अपीयर होता है कौन से प्ले में, शेक्सपियर के। शेक्सपियर तो आपको पता है, विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इसके अलावा बात करें इनके बेस नाम पे ही आधारित एक एज है, शेक्सपियरन एज बोलते हैं जिसको एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है, 1558 से लेके 1603 तक। इनके लाइफ स्पेन की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के 1564 से 1616 तक, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके, ये टेम्पेस्ट इनका प्ले है, हैमलेट, द हैमलेट और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द हैमलेट हमने इसलिए देखा है, यहीं पे हम द हैमलेट को भी क्लियर कर सकें। हैमलेट और द हैमलेट में बहुत अंतर है। हैमलेट लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, ये एक ट्रेजेडी है, और द हैमलेट लिखा है विलियम फॉकनर हैरिसन। किसने लिखा है? विलियम फॉकनर हैरिसन ने लिखा है। तो विलियम फॉकनर हैरिसन को 1949 में नोबेल प्राइज़ मिला है। आपको ये पता होना चाहिए, 1949 में विलियम फॉकनर हैरिसन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो इनका है द हैमलेट करके। और हैमलेट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर का है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साइलॉक किस प्ले में अपीयर होता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये क्या है? कॉमेडी है, किसकी? विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, तो उसमें ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही साइलॉक अपीयर हो रखा है। साइलॉक क्या है? एक जेविस मनी लैंडर है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जेविस मनी लैंडर हैं ये। कौन? साइलॉक। तो ये हमने इसके बारे में जाना, जो साइलॉक थे कैरेक्टर अपीयर किस में होते हैं? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, एस्टन इज द कैरेक्टर इन द नोवेल। एस्टन कैरेक्टर हैं कौन से नोवेल में? तो द बर्थडे पार्टी, द केयर टेकर, द रूम, ये 3 के 3 जो प्लेज हैं ये किसके हैं? ये हैं हैरोल्ड पिंटर के। हैरोल्ड पिंटर को कौन नहीं जानता है? हैरोल्ड पिंटर के ये प्लेज हैं। और हैरोल्ड पिंटर को कब मिला है? इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ इनको मिल रखा है 2005 में मिल रखा है लिटरेचर के लिए। हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 2005 में। तो इनका जो एस्टन है, तो कौन से प्ले में, ये कौन से नोवेल में अपीयर होता है, या कौन से नोवेल में कैरेक्टर है? द केयर टेकर, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केयर टेकर में ये कौन होता है? एस्टन, मिक का ओल्डर ब्रदर। मिक का क्या होता है? ओल्डर ब्रदर। तो मिक्स ओल्डर ब्रदर करके आप याद कर सकते हैं इसको। तो ये मिक के जो हैं ओल्डर ब्रदर होते हैं केयर टेकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज। कुछ नहीं होता कहने का मतलब, ना कोई आता है ना कोई जाता। इज टेकन फ्रॉम वेटिंग फॉर गॉडोट, द अनटचेबल, द वेस्टलैंड, द सेकंड कमिंग। बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटिंग फॉर गॉडोट। किसने लिखा है? सैमुअल बेकेट ने लिखा है। सैमुअल बेकेट ने लिखा है। ये किसने लिखा है? सैमुअल बेकेट ने लिखा है। क्या? वेटिंग फॉर गॉडोट। वेटिंग फॉर गॉडोट के बारे में थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे। वेटिंग फॉर गॉडोट क्या है? एक प्ले है, किसका? सैमुअल बेकेट का है, जिसमें 2 कैरेक्टर होते हैं हमारे पास। 2 कैरेक्टर होते हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रोगन। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन। तो व्लादिमीर को दीदी बोला जाता है। व्लादिमीर को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? दीदी बोला जाता है। एस्ट्रोगन को क्या बोला जाता है? गोगो। एस्ट्रोगन को बोला जाता है गोगो और व्लादिमीर को बोला जाता है दीदी। ये आपको याद रखना है, ये इनके शॉर्ट नेम है। अब बात करें तो ये किसका वेट करते हैं यहाँ पे? जो टिटुलर यानी कि गॉडोट है। टिटुलर का मतलब होता है टाइटल पे बेस्ड। यहाँ पे करेक्ट हमें वो दिया गया है क्या? वेटिंग फॉर गॉडोट। गॉडोट जो देखा है टिटुलर इसलिए यूज किया गया है, जो टाइटल से बना होता है उसी को टिटुलर बोला जाता है। तो उस गॉडोट का वेट करते हैं जो कभी नहीं आता, हु नेवर अराइव्स, ठीक है, उसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडोट का हमने जिक्र किया। और इनको सैमुअल बेकेट को कब मिला है नोबेल प्राइज़? 1969 में मिला है।
सैमुअल बेकेट को भी नोबेल प्राइज़ मिला है 1969 में, ये आपको याद रखना है। अब बात करें दी अनटचेबल, मुल्कराज आनंद का है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मुल्कराज आनंद पे भी हमने एक वीडियो बना रखी है, इंडियन लिटरेचर में जाके आप देख सकते हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। दी वेस्टलैंड, ये टी.एस. एलियट का है, 1922 में पब्लिश होकर, जो कि 5 पार्ट्स में है, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। इसके 5 पार्ट्स भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने बताया हुआ है इसको। और सेकंड कमिंग W.B. ईट्स ने लिखा है, W.B. ईट्स को भी नोबेल प्राइज़ मिला है। कब? W.B. ईट्स को भी नोबेल प्राइज़ मिल रखा है 1923 में। 1923 में W.B. ईट्स को मिला है। 1925 में मिला है किसको? 1925 में मिला है G.V. शॉ को। और बात करें यहाँ पे दी वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट ने लिखा है, इनको मिल रखा है 1948 में। 1949 में किसको मिल रखा है? विलियम फॉकनर हैरिसन को मिल रहा है। देखिए, टू यूज अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ऑन इज कॉल्ड, यूज करना किसी दूसरे व्यक्ति के थॉट्स को, विचारों को, उसकी राइटिंग को एज वंस ऑन, यानी कि अपने उसके लिए, तो इसको क्या कहते हैं? पैंथेइज्म कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं, या पैरोडी कहते हैं। तो यहाँ पे जब आप दूसरों के विचारों को अपने विचारों के रूप में प्रेजेंट करते हैं बिना उसकी स्वीकृति के, तो इसको बोलते हैं लिटरेचर की लैंग्वेज में लिटरेरी थेफ्ट, चोरी, प्लेजरिज्म बोलते हैं इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, पैंथेइज्म होता है गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी जीव, यानी कि एवरी क्रिएचर, गॉड जो है इस संसार के प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में विराजमान है, पैंथेइज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द स्प्रिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, दीज लाइन्स हैव बीन रिटन इन, ये लाइंस लिखी गई हैं, किस में लिखी गई हैं? अनराइम्ड वर्स में, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, इयाम्बिक मीटर में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो सी हो जाएगा, फ्री वर्स में लिखी गई हैं। तो अब ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें? ये लाइनें ली गई हैं टी.एस. एलियट के, एक वर्क है टी.एस. एलियट का। टी.एस. एलियट का कौन सा वर्क है? टी.एस. एलियट का वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं, लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द स्प्रिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो ये फ्री वर्स में लिखी गई हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स किसको बोला जाता है? वॉल्ट व्हिटमैन को बोला जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्स किसको बोला जाता है? वॉल्ट व्हिटमैन को। बार्ड ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है वॉल्ट व्हिटमैन को, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, टी.एस. एलियट वही हैं जिन्होंने दी वेस्टलैंड लिखी है। वेस्टलैंड कितने उसमें डिवाइडेड है? 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये आपको याद रखना है। हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट, पोएट्स पोएट के नाम से कौन जाना जाता है? पोएट्स पोएट के नाम से फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है, या चार्ल्स लैम्ब को, या वर्ड्सवर्थ को, या एडमंड स्पेंसर को। 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एडमंड स्पेंसर को जाना जाता है। पोएट्स पोएट किसे कहा जाता है? एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। ये क्या है? एक इंग्लिश पोएट हैं जो कि जाने जाते हैं किसके लिए? अपना जो इनका मास्टरपीस है, तो फेरी क्वीन, सॉरी, मास्टरपीस इनका क्या है? फेरी क्वीन, फेरी क्वीन के लिए ये जाने जाते हैं। फेरी क्वीन इनका मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस किसको बोलते हैं? मास्टरपीस को बोलते हैं। फेरी क्वीन के लिए जाने जाते हैं एडमंड स्पेंसर, इनको पोएट्स पोएट कहा जाता है। अब बात करें फ्रांसिस बेकन की, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कौन किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है। और बात करें फादर ऑफ एसेज तो मोंटेग को कहा जाता है। फादर ऑफ एसेज मोंटेग को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, प्रिंस किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, व्हाट इज कैथारसिस? कैथारसिस क्या है? कैथारसिस किससे रिलेटेड है? कॉमेडी से रिलेटेड है, कि ट्रेजेडी से रिलेटेड है, या फार्स से रिलेटेड है, या इनमें से कोई नहीं? तो कैथारसिस किससे रिलेटेड है? कैथारसिस रिलेटेड है ट्रेजेडी से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैथारसिस का मतलब होता है द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द ह्यूमन हार्ट, जो ट्रेजेडी का ह्यूमन हार्ट पे
प्रभाव पड़ता है, जो इम्प्रेशन पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैथारसिस बोलते हैं। यानी कि कोई घटना, अगर आप कोई प्ले को आप देख रहे हैं तो उसका आपके हृदय पे क्या असर पड़ता है, आपके मन पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसी को कैथारसिस कहा जाता है। अब बात करें, अब यहाँ पे कॉमेडी और ट्रेजेडी ये पार्ट हैं, यानी कि प्ले के ही पार्ट हैं। कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले, चार यहाँ पे पार्ट होते हैं किसके, प्ले के। कॉमेडी होती है, ट्रेजेडी होती है, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले, ये आपको याद रखना है। कॉमेडी की एंडिंग यानी कि क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, जिसको डिनोमेंट बोलते हैं। और ट्रेजेडी की एंडिंग होती है सैड एंडिंग, जिसको कैटेस्ट्रॉफ बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ। नेक्स्ट देखिए, पेंडोरा बॉक्स मीन्स, पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है। पेंडोरा बॉक्स का मतलब, और स्पीच और टेक्स्ट इन प्रेस ऑफ समवन, यानी कि स्पीच और टेक्स्ट जो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है, यानी कि टेक्स्ट या स्पीच या कोई भाषण जो किसी की प्रशंसा में दिया जाता है या लिखा जाता है, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत का एक यंत्र। बटन फॉर समनिंग हेल्प इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में एक बटन कह रहा है फॉर समनिंग। इसके अलावा प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, एक ऐसी प्रोसेस अगर जब एक बार स्टार्ट हो जाए, वंस बिगिन, तो क्रिएट कर देती है बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी समस्याएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड पेंडोरा बॉक्स। तो कैसी लगी वीडियो आपको फ्रेंड्स, जरूर बताइए।